नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज एक और वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी से ही देखने वाला हूं और इसी पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं। तो ये वीडियो है आईएमएफ बेग्स इंडिया फॉर व्हीट एक्सपोर्ट। तो भाई आप सबको पता है कि इंडिया ने व्हीट एक्सपोर्ट पर लगा दिया है बैन। अब इस बैन के लगने के बाद हुआ क्या है, आईएमएफ ने लिटरली बेग किया है। उसके ये शब्द हैं कि वी बेग, मतलब आपसे हम भीख मांगते हैं एक तरह से, कि आप बैन मत लगाइए व्हीट एक्सपोर्ट पर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो इस पर सोहेब भाई ने पाकिस्तान के लोगों से बात की है। क्योंकि वहां पर भी व्हीट की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि भाई इसमें पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। मेरा आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है वो वीट की प्रोडक्शन के हवाले से इतना आगे निकल चुका है कि आईएमएफ को रिक्वेस्ट करनी पड़ी है इंडिया से कि वो काइंडली, मतलब उन्होंने बोला, रिक्वेस्ट किया प्रॉपर कि वो वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें। अगर वो रोकेंगे तो पूरी दुनिया में बुहरान आ सकता है वीट के हवाले से। हम भी पाकिस्तानी भी एग्रीकल्चर कंट्री हैं, तो फिर क्यों हम इतना पीछे रह गए एग्रीकल्चर में, वीट की प्रोडक्शन में, कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है और इंडिया को आईएमएफ जैसा एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट कर रही है कि आप जो सा वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें। इनफैक्ट ना जो ये आईएमएफ को खतरा है ना बुरहान का, वो तो जो यूक्रेन का मसला चल रहा है इस वजह से है। बाकी जो गवर्नमेंट है ना इसकी इंडिया की, वो उनको बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट दे रही है, ज़राअत के हवाले से इनको प्रमोट कर रही है, किसानों को कर्जे दे रही है। इस तरह से ना वो बड़ा मामलात हैं जिस वजह से वो प्रमोट वहाँ हुई है ज़राअत है। वहाँ के किसान बड़े मजबूत हैं। किसान मजबूत हैं, लेकिन हमारी मीडिया पे तो ये बताया जाता है कि इंडिया में बहुत गुर्बत है, इंडिया में ये बुहरान है, इंडिया के हालात बहुत ख़राब हैं। आप ये जो अगर बता रहे हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट बड़ी सब्सिडीज़ देती हैं, आपको कैसे पता चला? मैं आपको वो एक चीज़ बताता हूँ ना कि वहाँ जब अंग्रेज़ों का दौर था ना, वो इधर रूल कर रहे थे, तो उस वक्त से ना वहाँ ना मंडियाँ बनी हुई हैं। और मंडियाँ जो है ना वो इधर जितना आपका ये व्यापारी वगैरह ले जाते हैं ना, ये शहरों वाले, वो जो आम ज़मींदार है उसको नहीं फ़ायदा होता। वो जो रेट मंडियों में होता है ना, जो एंड पे होना होता है, वो शुरू में भी वही होता है। ये वजह है कि वो ज़मींदारों को ज़्यादा से ज़्यादा फिर मुनाफा मिल जाता है इंडिया में। इंडिया में। ठीक है, ये इसके चीज़ अलावा आपको नहीं लगता उन्होंने टेक्नोलॉजी में इतना बेहतर कर लिया खुद को? टेक्नोलॉजी ज़रूर बेहतर की है उन्होंने, क्योंकि वो कर्ज़ों के हिसाब से भी है। बाकी वो जब उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़मींदार खुद भी वो चीज़ें खरीद लेंगे। और ये चीज़ें जो है ना, ये फिर वो प्रमोट कर रही हैं। इधर हम अपने मुल्क का आप हिसाब लगाएं, इधर ज़मींदार जो खाद का क्या रेट है, फसल का रेट होता ही कोई नहीं है। जिस बंदे के पास पैसा जब है, हमने खाद भी बाहर से मंगवानी है, टेक्नोलॉजी भी बाहर से लेनी है, एग्रीकल्चर के हवाले से सब कुछ बाहर से मंगवाना है, फिर आगे किसानों को देना है, तो कैसे हम उन्हें उस तरीके से सब्सिडी दे सकते हैं जैसे इंडिया दे रहा है? ये आप इस तरह का तरीक़ेकार इख्तियार कीजिए ना। इधर सब तो पहले तो ये है, जो रेट बाद में होता है ना, जब ज़मींदार से फसल ली जाती है उस वक्त भी वही होना चाहिए, गन्ने का, ये शुगर का, जो भी है। क्योंकि जब ज़मींदार से वो आप फसल ले लेते हैं, उसके बाद जो बंदे इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करके वो फिर उससे ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता मुनाफा ले है। जाते हैं। जी। सर, लास्ट में आप बताएंगे कि इंडिया का ये जो स्टेप है, इंडिया की एक कामयाबी है, अचीवमेंट है किस्म की, कि आईएमएफ जैसा एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है वो रिक्वेस्ट कर रही है इंडिया की, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप उसे सराहते हैं या आप ये कहेंगे कि ये सब झूठ है? नहीं नहीं, मैं सराहता हूँ उसे, क्योंकि जो भी आपका वो इंडिया भी हमारा हमसाया मुल्क है। ये नहीं चले हमारे उनके साथ हालात अच्छे नहीं है, वो कशीदा कभी होते हैं कभी नहीं होते, लेकिन उनकी ये अचीवमेंट है, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। सीखना जैसे कि हम जेलस हों, बिल्कुल। हाँ, उनसे सीखना चाहिए। और हमें भी चाहिए कि अपनी ज़राअत को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि ये जो यूक्रेन का मसला चल रहा है इस वजह से ये बुरान आ भी सकता है। आ भी सकता है और हमारे इधर भी आ इधर सकता भी है। आ सकता है, क्यों नहीं जी। बहुत क्योंकि हमने पहले जो इंपोर्ट की थी ना इन गंदम, वो यूक्रेन से की थी पिछली दफ़ा। अभी वहाँ तो हालात कोई नहीं है, फिर रशिया से की, रशिया पे भी पाबंदी लग। पाबंदी लग गई है। तो अभी हालात जो है वो ये इन्हें चाहिए कि ये चीज़ें जो है ना अब आपको करें। लगता है हमें इंडिया से भी एक बोलना चाहिए कि आप हमें भी गंदम दें? बिल्कुल बोलना चाहिए इंडिया से। मैं तो कहता हूँ कि इंडिया से तजारत इन्हें करनी चाहिए, हर लिहाज से चीज़ें उधर से एक्सपोर्ट भी करनी चाहिए, उधर से इंपोर्ट भी करनी चाहिए, वहाँ से रीज़नेबल मिल जाएंगी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। सोच रखते हैं, हम लोग भी सोच रखते हैं। जो आपको बताया जाता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिल्कुल वैसा नहीं। पाकिस्तान में भी अवेयरनेस आ रही है, चाहे आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, लेकिन आ रही है। और बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे भी कि भाई ऐसी बातें की गई हैं। और अगर मैं कहता हूं कि 10 में से एक भी पाकिस्तान का बंदा अगर ऐसी बात कह रहा है तो ये बड़ी बात है कि लोगों में अवेयरनेस फैल रही है। अवेयरनेस फैलने से क्या होगा? यही होगा कि आपको सच्चाई दिखेगी। आपको जो बताया जाता है जब उसे आप चेक करोगे, आपको कुछ और दिखेगा, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अच्छा, रही बात पाकिस्तान में गंदम की, तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान जो है एक टाइम पे एक्सपोर्टर हुआ करता था। गेहूं, वीट जिसे हम कहते हैं, वो एक्सपोर्टर हुआ करता था। अब उसे इंपोर्ट करना पड़ रहा है।
अब आप सोचिए कि पाकिस्तान के लिए कितनी, मतलब मैं कहूं कि छवि खराब करने वाली बात है कि जो जिस चीज के आप एक टाइम पे एक्सपोर्टर हुआ करते थे, आप अब उसके इंपोर्टर बन गए। तो सोचिए कि इसका सीधा सा जो दिखता है, सीधा साधा, कि भाई आपकी जो पॉलिसीज थी सरकार की, वो फार्मर्स के लिए काम नहीं आई, फार्मर्स पे ध्यान नहीं दिया गया, उन्होंने खेती नहीं की, खेती बर्बाद हो गई। इसके और भी वजह होंगी, लेकिन बड़ी वजह यह है कि सरकार का ध्यान ना देना। अब दूसरी तरफ मैं इंडिया की बात करता हूं। इंडिया में बहुत सारी सब्सिडी जाती है, डायरेक्ट उनके खाते में पैसे पहुंचते हैं। सब्सिडी ऐसे नहीं दी जाती, बाकी चीजों पे तो ही डायरेक्ट उनके खाते में किसानों के पैसे पहुंच रहे हैं। प्लस उनको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, उनकी जमीन की हेल्थ के लिए हेल्थ सॉइल कार्ड्स जारी किए गए हैं। आप सोचिए कि बीमा, फसल बीमा कराया गया है। इस जैसी पता नहीं और कितनी सारी योजनाएं शुरू की गई हैं किसानों के लिए, तो जिसका नतीजा सामने दिख रहा है कि सिर्फ इसी में नहीं, बहुत सारी चीजों की पैदावार में हम बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हसनैन असगर। आपका नाम? गज़नफ़र अली रिहान। हुसैन असगर और गज़नफ़र अली। भाईजान क्या करते हैं? मैं जियोलॉजी BS जियोलॉजी कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। जियोलॉजी। और आप? जी सेम डिग्री है मेरी। सेम डिग्री है, दोस्त हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि जिस चीज़ पे मैं आप पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूँ कि इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है और पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन IMF से हम हर साल या मतलब हम कर्ज़ा लेते रहते हैं IMF से, ठीक है। और IMF इंडिया की रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आप वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें, अगर आप एक्सपोर्ट रोकेंगे तो पूरी दुनिया में वीट के हवाले से बुहरान आ जाएगा। हम एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए IMF से कर्ज़े मांग रहे हैं, उनके तरले कर रहे हैं, उनके नीचे लगे हैं, और इंडिया के IMF तरले कर रहा है। क्या वजह है? सर इसकी असल वजह मेरे ख्याल से तो यही है कि इसकी बैड गवर्नेंस है, जो कि पाकिस्तान किसान को इस तरह के माहौल नहीं दे पा रहा कि किसान इस तरह की पैदावार ज़्यादा करे अपनी, और दूसरी मुआशी पॉलिसी भी नहीं ठीक है IMF के साथ शुरू से, जब से 1990 के बाद, जब से ये IMF की शुरू से ही जब से ही गए हैं। तो हम गए ही क्यों? पहली बात तो ये, हम गए क्यों? और अगर गए तो फिर हमेशा ही जाते रहते हैं। क्या हमें अपनी प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करना चाहिए? हमें एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट को बेहतर करना चाहिए ताकि हम इस स्टेज पे आएँ कि हम भी कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकें और दुनिया को दे सकें। जी जी बिल्कुल करना चाहिए। यही तो हमारा एक आम इंसान का या आम पाकिस्तानी का यही हुकूमत से ये मुतालबा है कि कोशिश करें कि इन्हें अच्छी से अच्छी प्रोवाइड की जाए, सहूलियत दी जाए कि ये काम करें आगे आके। सर हम चाहते हैं कि खुद करें। हम पे एग्रीकल्चर, हमारा इधर पंजाब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, वो करना चाहते हैं काम, लेकिन उन्हें आगे नहीं लाया जा रहा, उन्हें अच्छा काम करने नहीं दिया जा रहा। यही वजह है इसकी। यही वजह है। और मैं बताता चलूँ, बहुत शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए कि हम, क्योंकि मेरे भी बहुत से स्टडी सर्कल में या वैसे मेरे सर्कल में बहुत से दोस्त हैं जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डिग्री कर चुके हैं, उसके बाद उन्हें यही नहीं पता होता कि हमने अब जॉब किधर करनी है, हमने जॉब करनी क्या है। हमने एग्रीकल्चर की डिग्री तो हासिल कर ली, अब हमने आगे करना क्या है। ये हमारी हुकूमत का काम है कि हमें अवेयरनेस दे और हमें ऐसे मौके दे कि हम बेहतर तरीके से काम कर सकें, और डिग्री के बाद हमें पता हो, हम पैशनेट हों कि जल्दी डिग्री ख़त्म हो और हम अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लिए सर्व करें। एक और चीज़ ऐड कर दूं, मेरा बड़ा भाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से अभी MPhil करके आया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, अभी वो PhD भी कर रहा है, लेकिन अभी तक वो एग्रीकल्चर के बारे में कोई ऐसी अच्छा काम नहीं कर सका। अभी FC से वो PhD कर रहा है बायोटेक्नोलॉजी में। सिस्टर है मेरी, वो भी PhD कर रही हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में। अब यानी कि PhD MPhil सब कुछ हो रहा है, स्टडी के नाम पे डिग्रियां मिल रही हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ डिग्रियां हो रही हैं, और उसके अलावा ये सिर्फ बैड गवर्नेंस है पाकिस्तान की। जो दूसरे नंबर पे आई थिंक हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को भी बदलना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। वो बिल्कुल यही बातें हैं सारी। आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे भाई? तो पहली वजह ते गरीब का जड़ा ना, यानी कि निज़ाम सर्कल नहीं ठीक, यानी कि सरमायादारां दी हुकूमत है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਹੋ। जी मैं किसान, साडा आपदा ज़ाती काम है, यानी कि सबसिडी के नाम ते सानू हर दफ़ा खाद भी दी जाती, दाने कणक भी दी जाती 20 ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, लेकिन सानू कुछ नहीं फराहम किया जाता। सब तो वड्डी वजह है इत्थे सरमायादार दी हुकूमत है, गरीब नू इत्थे कुछ पुछया दस्सिया ही नहीं जाता। सब तो ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 1947 ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਢੱਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਿਫਾਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਕਰਵਾਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੀ, ਕਿ ਆਏਗਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। क्या वजह है भाई, कैसे बेहतरी आ सकती है? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਬਿਹਤਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਓਲੋਜੀ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ये देखें मुझे भी मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ये कहूँ कि मैं फ़ख्र से कहूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जब ऐसे मामलात होंगे कि हम डिग्रियां कर लेते हैं, डिग्री मौजूद होती है लेकिन पता ही नहीं होता कि ये सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है, इसके अलावा इसका मैंने करना क्या है, तो फिर कैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा? और आप एज ए पाकिस्तानी क्या अप्रिशिएट करते हैं इंडिया को कि इंडिया ने रिफॉर्म्स लाई और इतना आगे निकल गया? आप अप्रिशिएट करते हैं? उनकी मेहनत है, उसने मैं यानी कि काम किया है। ये पाकिस्तान में मेहनत होती है लेकिन उसका अंजाम सिला नहीं मिलता, यानी कि उसका, यानी कि कमाई कोई और कर रहा है, ऊपर से खाने वाला कोई और बैठा हुआ है, इसका यही हिसाब है। ठीक है, यानी मोस्टली लोगों ने यही बोला कि हम अप्रिशिएट करते हैं इंडिया की इस कामयाबी पर, इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं, और हमें भी चाहिए एज ए पाकिस्तानी, हमें चाहिए और कि हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ बेहतर करें, और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारे में अवेयरनेस लाए और वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले बदले। जब एजुकेशन सिस्टम बदलेगा तो बाकी सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। शुक्रिया। शुक्रिया। देखिए, ये सुन के मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ, और मुझे ये पता है, कि पाकिस्तान में एजुकेशन मेन स्ट्रीम छोड़िए, आप एग्रीकल्चर तो छोड़ दीजिए, मेन स्ट्रीम में भी ये प्रॉब्लम है। अब इसे पाकिस्तान की सरकार का रवैया कहें, लापरवाही कहें, अब जो भी कहें, या पाकिस्तान के ख़राब हालात कहें, जो भी कहें। अगर मैं इंडिया में देखूं तो इंडिया में बड़े बड़े एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, और मैं आपको बताऊं कि उन लोगों ने पिछले 50 साल में इतना ज़बरदस्त काम किया है किसानों को लेकर, बीजों को लेकर, नए नए बीज इन्वेंट करना, उनको प्रोसेस करना और उससे उपज को ज़्यादा बढ़ाना। तो इसमें जो हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जितना प्रैक्टिकल नॉलेज, यहाँ पे पूसा इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, आप कभी उसके बारे में पढ़िएगा, इतना ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है कि पूछे मत। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, डीआरडीओ की लैब है, डीआरडीओ जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी भी लैब है जो अलग अलग खेती पर काम करती है, बीजों पर काम करती है, सब्जियों पर काम करती है। वो पता है क्या काम करती है? वो काम करती है कि जो फॉरवर्ड एरियाज हैं, जो एक्सट्रीम जहां पे वेदर्स है, वहां के लिए चीजें उगाई जाएं। तो उनका एग्रीकल्चर का बिल्कुल अलग ही सिस्टम है। तो आप सोचिए कितना जबरदस्त काम हो रहा है, और वहां से अगर कुछ अच्छा मिलता है तो वो इधर भी चीज ट्रांसफर हो जाती है। और मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, खुद हम लोग किसानी करते हैं, तो हमें पता है कि चीजें कैसी हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी मंडियां बिल्कुल सही हैं, बीच में जो दलाल हैं वो नहीं बैठे हैं, उनको हटाने के लिए कोशिशें की गई थी सरकार के द्वारा, लेकिन आपको पता ही है कि जब पॉलिटिक्स घुस जाती है इसमें तो बहुत कुछ हो जाता है। फिर वो एजिटेशन हो गया, साल भर बैठे रहे, फिर वो सारे कानून वापस लेने पड़े, खैर वो अलग बात है। लेकिन उसके उलट कृषि को बढ़ाने के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए, जमीन को अच्छा रखने के लिए, नई नई तकनीकें शामिल करने के लिए, और इस पर बड़ा जबरदस्त काम हमारे यहाँ हो रहा है। तो ये तो बात सही है। आगे देखते हैं। आपका नाम? अली खान। अली खान, क्या करते हैं? मैं मैस कम्युनिकेशन कर रहा हूँ जी। मैथ्स कॉम कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, मीडिया पढ़ना चाहिए। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि IMF, जिससे हम, मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे पाकिस्तान हर 6 माह बाद, हर साल बाद कर्जा लेता है, और बहुत ज़्यादा मकरूज़ हैं हम IMF के। वो IMF इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है, बल्कि रिक्वेस्ट क्या, तरला कर रहा है कि भाई इंडिया को कह रहा है कि आप वीट की एक्सपोर्ट को बंद ना करें। अगर इंडिया ने वीट की एक्सपोर्ट को बंद कर दिया तो दुनिया में बुहरान आ सकता है, गंदम के हवाले से, गेहूं के हवाले से, वीट के हवाले से। तो ये खबर सुनकर आपको कैसा लगता है? ये खबर सुनकर मुझे एक तो अफसोस होता है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, इसको भी अपनी वीट की एक्सपोर्ट अच्छी करनी चाहिए, और इंडिया हमसे कितना आगे निकल गया है कि उससे हमें IMF धमकियाँ दे रहा है कि आप ऐसा ना करें, ऐसा करें, और इंडिया को वो तरले कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है
वो इस लिहाज से इतना अच्छा होता जा रहा है। और हमें अपने आप को देखना चाहिए, पाकिस्तान को देखना चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ पे है इस टाइम, हम कहाँ पे खड़े हैं कि क्या वजह समझते हैं क्यों इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान भी जो है ना एक एग्रीकल्चर मुल्क है, बल्कि अगर कहा जाए था तो भी शायद गलत ना हो, क्योंकि अब हम एग्रीकल्चर के हवाले से भी बहुत नीचे आ चुके हैं। तो इंडिया जो दिन ब दिन, ये तो एग्रीकल्चर की बात है, वीट की बात है, इसके अलावा भी हर एक मैदान में बहुत आगे निकलता जा रहा है, इकॉनमी में, हेल्थ में, एजुकेशन में। क्या वजह समझते हैं आप? असल में मैं ये वजह समझता हूँ कि हमारी जो पॉलिटिशियन है ना, हमारे जो सियासतदान है वो ठीक नहीं है। वो इस मुल्क के मफाद के लिए एक नहीं है। वो हर कोई अपने मफादात के लिए यहाँ पे काम करता है। अगर मेरा ये मानना है कि अगर हमारे पॉलिटिक्स और हमारे सियासतदान ठीक हो जाएं तो ये मुल्क तरक्की कर सकता है, हम इंडिया से आगे जा सकते हैं। अदरवाइज़ कोई रास्ता नहीं नज़र आता। हमारी यही सोच क्यों है कि हम इंडिया से आगे जाएं, इंडिया से आगे जाएं? शायद इंडिया से आगे जाने की सोच पे ही, यानी इंडिया से मुकाबला करने की सोच पे ही हम इतने पीछे रह चुके हैं। हमें क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इंडिया जो कर रहा है करने दो, वो आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है, उसे और तरक्की करने दो। हमें खुद पे फोकस करना चाहिए और अपनी तरक्की के लिए सोचना चाहिए, ना कि इंडिया से आगे या इंडिया से पीछे का सोचें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें सारे ममालिक को देखना चाहिए, हमें इंडिया को भी नहीं देखना चाहिए। इंडिया से भी हमारा बेसिकली हम उनसे आज़ाद हुए हैं ना, तो हमारी सोच ये होती है कि यार वो हम इकट्ठे आज़ाद हुए और हम वो आगे जा रहे हैं, हम पीछे। बेसिकली हम ये सोचते हैं। तो सोचना तो हमें पूरे वर्ल्ड के बारे में चाहिए कि यार वो भी आगे हमसे चला गया, हर कोई बांग्लादेश हमारे से आज़ाद हुआ, वो हमारे से आगे चला गया, इंडिया तो फिर दूर की बात है। अच्छा, एज ए पाकिस्तानी आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, यंगस्टर हैं यहाँ के, तो क्या आप ये जो खबर है इसको पॉजिटिव लेते हैं, या आप कहते हैं कि नहीं जी इंडिया है, इंडिया की कोई खबर को हम अप्रिशिएट करते ही नहीं, इंडिया की किसी कामयाबी को हम अप्रिशिएट करते ही नहीं? क्या समझते हैं? नहीं अप्रिशिएट करते हैं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जो भी देखो, लोगों से सीखना चाहिए कि ममालिक से सीखना चाहिए कि वो कैसे काम कर रहे हैं। हमें उनसे देखना चाहिए कि उनकी इकोनॉमी कैसे बेहतर हुई और इसी पे काम करना चाहिए, ना कि उनको कोसना चाहिए कि आप जी वो हमसे आगे निकल गए या ये वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कमाल अवैस। कमाल अवैस। क्या करते हैं? मैं BSIR कर रहा हूँ UMT से। IR, इंटरनेशनल रिलेशंस। ज़बरदस्त। मेरा फिर आज का टॉपिक भी थोड़ा बहुत इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से ही है कि IMF, जिससे हम हर साल 6 माह बाद, शायद हर महीने बाद भी कर्ज़ा लेते हैं पाकिस्तानी, वही IMF इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें इंटरनेशनली। अगर आप वीट की एक्सपोर्ट को रोकेंगे तो दुनिया में वीट के हवाले से बुहरान आ सकता है, कहत आ सकता है। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान भी एक एग्रीकल्चर कंट्री था या है, तो क्या वजह है इंडिया इतना आगे निकल गया एग्रीकल्चर में, वीट की एक्सपोर्ट में, वीट की प्रोडक्शन में? इसका सिंपल जवाब ये है कि इंडिया की अगर हम पॉलिसीज़ देखें, वहाँ के पॉलिटिशियंस का रोल देखना जब बेसिकली, तो वो उनकी पब्लिक के लिए है। उनके किसानों के लिए जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड की गई हैं वो हमारे यहाँ के किसानों के लिए नहीं की गई। वहाँ पर देखेंगे दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए, इंडो पाक। वहाँ पर 1960 में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाती है। देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, पता नहीं आप लोग इस चीज़ को कैसे लेते हैं, हो सकता है नेगेटिव लें, लेकिन मेरा कहना ये फ़र्ज़ है कि देखिए, आज़ाद तो इकट्ठे नहीं हुए। आप समझिए मेरी बात को, मेरे लॉजिक को समझिए कि 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था जो गुलाम था अंग्रेज़ों का। देश एक ही था, भारत। आप अलग हुए, आपने एक नया मुल्क बनाया। आप समझिए मेरी बात को, ये लॉजिक है। ये मतलब मैं कोई उलूल जुलूल बात नहीं कर रहा हूं। तो आजाद नहीं हुए, आप ये कहो कि हमने नया मुल्क बनाया। आप समझ रहे हो, हमने पाकिस्तान नाम का नया मुल्क बना, आजाद नहीं हुए। आजाद आप तब होते जब कोई देश होते जो अंग्रेजों के कब्जे में होता। तो आप किसी के कब्जे में नहीं थे, हम सब एक थे और हम सब अंग्रेजों के कब्जे में थे। तो आजाद हम हुए, आप अलग हुए। आपने अपना नया मुल्क बनाया, दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क आया, पाकिस्तान। आप इस बात को समझिए। लाल बहादुर शास्त्री जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का बेसिक मकसद यह था कि इंडिया जो है कभी भी सब्जी जो यूज़ करनी है वो बाहर से इंपोर्ट नहीं करेगा। और हमारे आज तक जो है किसान पिसते चले आ रहे हैं, इस तरह की कोई रेवोल्यूशन नहीं आई। और हमारे इधर तो, सॉरी आपकी बात को काट रहा हूँ, हमारे इधर तो ये भी ट्रेंड रह चुका है कि हम बाहर से गंदम मंगवाते हैं, गेहूँ वीट को बाहर से मंगवाते हैं, और अपनी जो सी अच्छी गंदम है या अच्छी है या जैसी भी है वो हम आगे बेच देते हैं सस्ती, और बाहर से महंगी मंगवाते हैं। इस चीज़ का आपको नॉलेज है? मिसमैनेजमेंट है बेसिकली, मैं इसको मिसमैनेजमेंट करार दूंगा। बेसिक इसका ये, अब ये देखें ना कि हमने जो है वो स्टॉक वगैरह खुद का किया नहीं, और जनाब बाहर गंदम जो है एक्सपोर्ट करते चले गए, और जब खुद यहाँ पे कैद साली पड़ गई
तो हम फिर जनाब कभी ईरान से, कभी चाइना से, कभी अब बेसिकली लास्ट टाइम जो रिसेंट जो डील हुई है वो रशिया के साथ हुई है हमारी डील। वो अब रशिया जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री में पता नहीं शुमार उसका होता है कि नहीं, हम उससे वीट लेते हैं। वीट के हवाले से वो पहले नंबर पर था, लेकिन जब से रशिया की और उसकी यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई है तब वो उनकी एक्सपोर्ट पे ज़ाहिर बात है उन्होंने पाबंदियाँ वगैरह लगी हैं, जो भी मामला हैं, तब से इंडिया दूसरे नंबर पे आ चुका है। चाइना वीट की प्रोडक्शन के हवाले से पहले नंबर पे, और पाकिस्तान का कहीं शुमार नहीं होता शायद। और अगर होता भी है तो हम खुद ही, अगर होता है, ये हमारे लिए ज़्यादा शर्म की बात है कि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं फिर भी हम बाहर से गंदम ले रहे हैं। बेसिकली ना बात ये है कि हमारे जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में जो ये रेवोल्यूशन लेके आए थे एग्रीकल्चर, वो इंग्लैंड वाले लेके आए थे, ब्रिटिश वाले। अब सेम टाइम पे यहाँ पे रेवोल्यूशन आ रही है, वो जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, और आज हमने उसका हाल क्या किया देखें कि इंडिया वाले ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में लेके आ चुके हैं और हमारे आज तक नहीं यहाँ पे आ सकी। ये लेटेस्ट जो रेवोल्यूशन आई है वो ऑलिव रेवोल्यूशन है, जो इमरान खान का बिलियन ट्री जो सोनामी प्रोजेक्ट की वजह से, और वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा है। जब तक हम एग्रीकल्चर कंट्री में रहते हुए किसानों को सब्सिडी फराहम नहीं करेंगे तब तक ये इसी तरह मुल्क का बेड़ा जो है वो ख़राब रहेगा, डूबता रहेगा। ठीक है, तासुर ये दिया जाता है इंटरनेशनली या फिर पाकिस्तान इंडिया के हवाले से अगर बात की जाए कि पाकिस्तान के लोग अप्रिशिएट नहीं करते ख़ास तौर पे इंडिया को, किसी भी उनके अच्छे इकदाम पे, किसी भी अच्छे स्टेप पे या किसी भी उनकी कामयाबी पे हम अप्रिशिएट नहीं करते, उल्टा यही कह देते हैं कि इंडिया तो झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप पाकिस्तानी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस स्टेप पे या उनकी इस कामयाबी पे? सर बेसिकली बात वहीं पे आ रही थी सारी की सारी कि हमें सिर्फ एक चूरन जो है वो दे दी, एक लॉलीपॉप दे दिया गया कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद बनते चले जा रहे हैं। किसानों को सब्सिडी फराहम करें, सबसे बेस्ट स्टेप यही, इसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता। किसानों को सब्सिडी फराहम करें, आपका मुल्क इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ऊपर जाएगा ही जाएगा। बेसिकली मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड कर चुका हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अप्रिशिएट करते हैं इंडिया की इस कामयाबी पर? इंडिया अप्रिशिएट करता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि दुश्मन है जैसा भी है, लेकिन उनकी अगर अच्छी पॉलिसीज़ हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि उनको अपनाना चाहिए पाकिस्तान में भी। बिल्कुल जी, ये है पाकिस्तान का पढ़ा लिखा नौजवान जो इस चीज़ को तस्लीम करता है कि जिधर अच्छी बात है, चाहे वो हमारा हमसाया मुल्क है, चाहे उससे हमारे साथ इख्लाफात हैं, लेकिन जो अच्छा कर रहा है उसे अप्रिशिएट करें और उससे सीखें। जो आपको बताया जाता है कि शायद पाकिस्तान में बिल्कुल जहालत है, पाकिस्तान में नॉलेज नहीं है, पाकिस्तान के लोग इंडिया की किसी भी कामयाबी पर इंडिया को सराहने की बजाय इल्ज़ामात लगाते हैं, ऐसा नहीं है। किसी हद तक ऐसा होगा, लेकिन अब नौजवानों में अवेयरनेस आ रही है और ये नौजवान इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम इंडिया से सीखें और हम भी आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फ़ारूक अहमद। फ़ारूक अहमद, क्या करते हैं? मैं एमएमजी में एमएस कर रहा हूँ। MMG, आप क्या करते हैं? मैं भी इसके साथ क्लास फेल हूँ इसका। और नाम? हुसनैन अली। हुसनैन अली। हुसनैन भाई, और आपसे भी मेरा आज का ये जो टॉपिक है और आपसे जो क्वेश्चन है कि IMF ने कल अनाउंस किया है, रिक्वेस्ट की है, प्रॉपर ऑफिशियली IMF के जो हेड हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि काइंडली आप वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें। अगर इंडिया वीट की एक्सपोर्ट को रोकता है तो दुनिया में वीट के हवाले से बुहरान आ सकता है। आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं? क्या समझते हैं कि पाकिस्तान भी एक एग्रीकल्चर कंट्री है लेकिन वो IMF के तरले कर रहा है, जबकि इंडिया के IMF तरले कर रहा है? हाँ, मेरे ख्याल में तो हमारी जो अपनी जो है ना बैड गवर्नेंस है, हमारी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। देखिए, अब मेरा ना ताल्लुक़ है डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से, तो हमारा वहाँ पे मोहसिन लिगारी हैं, MP है वहाँ के, मतलब सूबाई वज़ीर अपाशी हैं। जो भी है, मतलब उधर के MN? हाँ, MN है, मतलब वो वज़ीर अपाशी हैं। अब सीन ये है कि हमारा अपना एरिया है, वहाँ पे पानी नहीं है, वज़ीर अपाशी पे हमारे अपने एरिया में पानी नहीं है, और ये सीन चल रहा है हमारा अपने मतलब के, तो दूसरों को कैसे होगा? दूसरा ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मतलब जो सिंध में जो वहाँ पर उनका राज लगा हुआ है, सारे उनके जो वडेरा सिस्टम है, सारा पानी उधर जा रहा है, ये भी इशू है हमारा। ऑफ कोर्स हमें तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी गंदम से, और ये बड़ी मतलब कि हमारी बात की समझती है कि हम भी एक एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए भी लोगों से गंदम ले रहे हैं, और वो जो सा ऑर्गेनाइजेशन IMF जो हमें कर्जा दे रही है वो इंडिया से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप वीट को एक्सपोर्ट करें। हाँ। यानी कि अगर हम अपनी एग्रीकल्चर को बेहतर करते तो मे भी हम इस स्टेज पर ना आते, मे भी IMF आज हमारी भी रिक्वेस्ट कर रही होती कि सर, यानी कि पाकिस्तान को कह रही होती कि आप वीट को एक्सपोर्ट करें, लेकिन पाकिस्तान का कहीं पे वीट के हवाले से या वीट की प्रोडक्शन के या वीट की एक्सपोर्ट के हवाले से कोई शुमार नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसी है, मतलब कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है कि हम एग्रीकल्चर ग्रो कर लें। अब आप उस एग्रीकल्चर की साइड पे चलेंगे, अपाशी का सिस्टम मैंने आपको बताया। दूसरा, आप इनके मतलब कि पेस्टिसाइड वाली साइड पे चले जाएं, जितनी भी ये अद्वियात वगैरह बना रहे हैं, मतलब कि किसी भी मतलब के कीड़े मार दिया, जितने भी हैं वो बना नहीं रहे, हम भी मंगवा रहे हैं। वो बिल्कुल 2 नंबर, उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं है, वो किसानों को हमेशा खसारे में जा रहा है। अब हम कैसे वीट को मतलब उसको ग्रो कर सकते हैं, ये हमारे लिए मतलब इंडिया ने कैसे किया?
इंडिया में उन्होंने मतलब कि उनकी एक तो है उनका प्रॉपर सिस्टम है, वो एक लेवल जो है ना एग्रीकल्चर का मतलब वो बढ़ा लिया उन्होंने, मशीनरी सिस्टम पे आ गया। दूसरा जो उनके पाशी का सिस्टम भी ठीक है, उनकी इतना इंटरवेंशन भी नहीं है जितना पाकिस्तान में हो रही है, वडेरा सिस्टम है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि उनके अंदर ये है कि उनके अंदर कोई भी हुकूमत आती है ना, वो अपनी मुद्दत पूरी करती है मोस्टली गवर्नेंस। तो अभी मुद्दत क्या, अभी तो आप मोदी साहब की अगर बात की जाए, ये उनका दूसरा टेन्योर है और जैसे वो काम कर रहे हैं मुझे लगता है वो तीसरा भी करेंगे, चौथा भी। पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म आता है उसको 3 साल मिलते हैं, उसके प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रह जाते हैं, कोई भी आता है वो उसको रिमूव उल्टा वो मुल्क के लिए नुकसान दे। जाहिर बात है, कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है, इतने पैसे इन्वेस्ट करता है और जब वो प्रोजेक्ट बीच में रह जाता है वो सारा पैसा ज़ाया। हम बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। आप देखो जिस तरह इमरान खान ने किया है, इसने जितने भी प्रोजेक्ट किए अब उसकी हुकूमत चलेगी वो बीच में रहेंगे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए ना, इंडिया ने बेसिकली किया क्या है, उन्होंने ज़रा टाइम लगाया है, ज़रा मेहनत की है और वो खुद कफील हुए हैं, चीज़ें उन्होंने खुद बनाई हैं। मसला ये हम ज़्यादा से इम्पोर्ट करते हैं, हमें क्या नाम है इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हम खुद बनाएं और एक्सपोर्ट करें और खुददारी शो करें। हम क्या नाम है कब तक क्या नाम है उनसे जो है ना वो IMF से भीख मांगते रहे। ठीक है, हमारा मसले हैं, हम क्या नाम है इस टाइम और IMF मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ, IMF बना ही इसलिए है कि अगर किसी मुल्क को कोई इशू आता है तो वो उसको सॉल्व करे, थोड़ा बहुत उसके साथ लेन देन करे। लेकिन पाकिस्तान ने तो ये कर लिया कि IMF बना ही शायद पाकिस्तान के लिए। IMF हो गया, FATF हो गई, पाकिस्तान के इदारे हैं, कोई भी इशू आता है पाकिस्तान पर दबाव डालते हैं। हमें अपना एक जिसे कहते हैं ना एक शो करना पड़ेगा कि हम भी हैं, हमारी भी इज्जत करो। बिल्कुल। और इंडिया को वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या समझते हैं, मतलब हमारे पे वो प्रेशर डाल रहे हैं और इंडिया की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली वीट को एक्सपोर्ट करो। लेकिन जब क्या नाम है बेकारी टाइप की वज़ीर आज़म आप यहाँ पे लगा देंगे और क्या नाम है ये सारी इंपोर्टेड हुकूमत ये सारे इकट्ठे हो रहेंगे और कहेंगे कि जी क्या नाम है कि जी उनको आप क्या नाम है एब्सोल्युटली नोट ना कहेंगी, भाई कभी कभी आपको ना करनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। लोगों की राय आपने सुनी, मेरी जो राय है इस हवाले से वो ये है कि सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा इंडिया को कि ये इंडिया के लिए मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि IMF जैसी एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की रिक्वेस्ट की है कि वो वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें। अब बात ये आती है कि पाकिस्तान भी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान वीट की एक्सपोर्ट की बजाय उल्टा इंपोर्ट कर रहा है। आखिर क्या वजह है? तो वजूहात यही हैं कि हमारे यहाँ पे रिफॉर्म्स नहीं आई एग्रीकल्चर के हवाले से, हमारे यहाँ पे वो सिस्टम नहीं आया, हमारे यहाँ पे वो डेवलपमेंट नहीं हुई एग्रीकल्चर के हवाले से, जिसकी वजह से हम दिन ब दिन पीछे जाते गए और दूसरे ममालिक हमारे से आगे जा चुके। जब तक हम अपने सेटअप को, जब तक हम अपने सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे, तब तक हम बेहतरी की तरफ नहीं जा पाएंगे। चाहे वो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो या फिर इकॉनमी का डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब तक हमारे में अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक पाकिस्तान में मेरे ख्याल से किसी भी फील्ड में बेहतरी आने की उम्मीद नहीं है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, वीडियो तो थोड़ी बड़ी वीडियो थी, 24 मिनट के आसपास, 23-24 मिनट के आसपास थी। तो सोहेब भाई से कहूँगा कि सोहेब भाई बहुत बड़ी वीडियो हो रही है। हालांकि मैं भी डिफेंस डिटेक्टिव पे जब बनाता हूँ तो बड़ी वीडियो बना देता हूँ, लेकिन हालांकि उसमें रिसर्च मेरी इतनी ज़्यादा होती है कि कम करते करते भी छोटी नहीं हो पाती। खैर ये बात अलग है। देखिए भारत ने, और ये मैं इस चीज़ को जैसा कि सोहेब भाई कह रहे थे कि अच्छा लगा मुझे भी देख के कि भाई लोग अब जानकारी ले रहे हैं भारत के बारे में। और मैं तो कहूँगा कि दुश्मन समझना बंद कीजिए, क्योंकि हमने कभी आप पर अटैक नहीं किया, तो इस बात को याद रखिए और दुश्मन समझना बंद कर दीजिए। दूसरी बात कि वहां पर यह बात बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं कि वहां की सरकारों की वजह से वहां के किसानों की ऐसी हालत हुई। जो भी सरकार आई, वो चाहे मार्शल लॉ लगे या फिर जो भी आप पॉलिटिकल, जो सिविल सरकार कह लें आप, उन्होंने किसानों के लिए बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं, जबकि सबसे ज्यादा काम किसानों के लिए किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो अन्नदाता हैं। भारत में ये काम हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम आज़ाद हुए अंग्रेज़ों से, तो उस समय हमें वीट भी इंपोर्ट करनी पड़ती थी, राइस भी इंपोर्ट करनी पड़ती थी, दालें भी इंपोर्ट करनी पड़ती थी, डेयरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन अब हम इन सब में दुनिया के नंबर 3 टॉप 3 प्रोड्यूसर कंट्रीज में आते हैं। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस पर काम किया, यहाँ की सरकारों ने काम किया। अगर सरकारों ने नहीं किया तो लोगों ने दबाव बनाया, विरोध किया, प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे, तब जाकर हमने वो चीज हासिल की। हमने तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया, ई मंडियां बनाई गई हमारे यहाँ। अब किसान सीधे ई मंडियों पर बेच सकते हैं अपनी पैदावार। दूसरी चीज कि इसरो ने बड़ा जबरदस्त काम किया है किसानों के लिए।
हमने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स छोड़े, हमने ऐसे मौसम का पूर्वानुमान बताने वाले सैटेलाइट्स छोड़े हैं जिनकी मदद से हमें डेटा आता है, तो हम वो डेटा अब एक्यूरेटली बताते हैं कि मौसम कैसा रहने वाला है। हालांकि बहुत कुछ कई बार होता है पाला पड़ जाता है, लेकिन हम उसकी सूचना पहले दे देते हैं। तो होता इससे है कि थोड़ा बहुत किसान तो समझ जाता है कि यार बारिश होने वाली है 4 दिन बाद, तो वो उस हिसाब से तैयारी कर लेता है, या ओले पड़ने वाले हैं तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत तैयारी कर लेता है, लेकिन इसके बाद भी नुकसान तो होता है। उसके अलावा सरकार की तरफ से योजनाएं बहुत सारी की गई। उनमें से एक योजना है फसल बीमा योजना। उसमें से अगर फसल खराब हो गई तो सरकार मुआवजा देती है। सिंचाई के लिए अच्छे प्रबंध किए जा रहे हैं, पानी पहुंचाया जा रहा है। जिन इलाकों में पानी की कमी है वहां पर कोशिशें की जा रही हैं कि सिंचाई इरिगेशन सिस्टम जो है उसको किया जाए। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने लगातार साइंटिफिक तरीके से इस पर शोध किया, इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए, इसमें रिसर्च की कि हम अपनी खेती को कम लागत में और बेहतर कैसे बना सकते हैं, कम पैसे लगाकर और बेहतर पैदावार कैसे कर सकते हैं। तो उसमें बीजों पर एक्सपेरिमेंट था। बहुत सारे बीज हमारे लोकली डेवलप किए गए जो अच्छी पैदावार करते हैं। लगातार उनमें सुधार किए जा रहे हैं, मिट्टी पर काम किया जा रहा है और किसानों की बेहतरी, किसानों की कमाई दोगुनी करने या कमाई बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। तो इन्हीं सब का असर है कि असर दिख रहा है धीरे धीरे, और ये असर बहुत ज्यादा दिखने लगेगा। तो उम्मीद यही है कि भारत के किसान और ज्यादा खुशहाल होंगे। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।